नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट को लेकर के हमारा जो पहला टॉपिक था, जिसमें हमने पूरा हिस्ट्री कवर किया था, वो वाला वीडियो यदि आपने नहीं देखा हो, ये पूरा कोर्स कवर किया था 5 नंबर का जो आता है, तो साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम जो पहला पार्ट है वो देखेंगे, जिसमें हम कुल मिलाकर के 81 के करीब क्वेश्चन है, 80 का क्वेश्चन है बेसिकली। 81 वाला तो हम आपसे पूछेंगे, तो 80 क्वेश्चन अभी करा रहे हैं और बाकी जितने बचे हुए क्वेश्चन है इतने ही लगभग वो दूसरे पार्ट में भी कराएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा पूरा हिस्ट्री का जो पोर्शन है चैप्टर वाइज वो कवर हो जाएगा। टॉपिक वहां पर आपको देखने को मिलेगा सारे टॉपिक में, जैसे सिंधु घाटी इसकी सभ्यता यहाँ पर पड़ा हुआ है, और यहाँ पर कौन सा एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा गया वो भी मेंशन होगा। साथ ही इसमें केवल पेट के क्वेश्चन नहीं, जैसे अलग अलग एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी के होते हैं ना, तो उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए वो भी जो है वो शामिल होंगे। जैसे वीडियो का क्वेश्चन है, ऐसे अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन भी शामिल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न आपका है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो है वो क्या था। तो क्या था इन चारों ऑप्शन में से? आंसर हो जाएगा आपका मृतकों का टीला, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम, पेट का ही क्वेश्चन है ये। तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, और खोज इसकी किसने की थी? 1922 में राखल दास बनर्जी ने जो है वो की थी। दूसरा प्रश्न आपका है, हड़प्पा काल का कौन सा नगर था जो कि 3 भागों में विभाजित था? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या धौलावीरा, इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर की बात करते हैं तो आपका धौलावीरा सही हो जाएगा। गुजरात में आपका स्थित है धौलावीरा। ये नगर 3 भागों, दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर, इसमें विभाजित था। यहाँ से उत्कृष्ट जल प्रबंधन के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। तो यही पूछा गया था कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था, तो आंसर आपका धौलावीरा जो है वो सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपका है कि हड़प्पा सभ्यता को लेकर के कि एक हिस्से लोथल की खोज किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, एस आर राव या फिर आर एस बिष्ट। आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन सी यानी कि एस आर राव सही होगा। गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल, जिसकी खोज की थी 1954 में एस आर राव ने। यह भी पूछ लिया जाता है कि किसने खोज की थी, तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं। ये एक आपका प्रमुख बंदरगाह जो है वो था, तो एस आर राव यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा कि सिंधु सभ्यता में घोड़े की जो अस्थियां हैं उसके अवशेष जो है वो कहाँ मिले? बनवाली या फिर चनहुदड़ो या सुरकोटदा या कालीबंगा, कौन सा यहाँ पर सही होगा? ये लोअर बीसीएस में देखिए क्वेश्चन आया है। आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है सुरकोटदा, इससे मिले हैं घोड़े की अस्थियों के अवशेष। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सुरकोटदा। अगला क्वेश्चन नंबर 5वां है कि हड़प्पा सभ्यता की जब बात करते हैं तो इसके दौरान डांसिंग गर्ल, जो नर्तकी की मूर्ति करके भी पूछा जाता है, इसकी प्रतिमा कौन सी टेक्निक से बनी है? ये क्वेश्चन है आपका। तो पत्थर नक्काशी, हाथी दांत नक्काशी, मोम लोपी ढलाई या लकड़ी नक्काशी। अब सभी को पता है, तो मोम लोपी ढलाई, सी वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं सही होगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति मोम लोपी ढलाई, लोस्ट वैक्स कास्टिंग कहेंगे, इस टेक्निक से जो है वो बनाई गई थी। छठा नंबर प्रश्न आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, पशुपति, इंद्र या ब्रह्मा, कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी पशुपति। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है, मुहर पर आपको पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, और इससे ये पता चलता है, सिद्ध होता है कि वे पशुपति की पूजा जो है वो करते हैं। तो आंसर आपका पशुपति जो है वो सही होगा मोहनजोदड़ो की जब बात होगी। अगला है प्रश्न आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन आपका सही है? वीडियो में क्वेश्चन आया है कि सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, इन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज रखा, कुत्तों बिल्लियों को पालते थे, या केवल पंजाब तक सीमित थे। आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी सिंधु घाटी के निवासी कपास के उत्पादन में संसार भर में पहले माने जाते थे, और यूनानियों ने इसे सिंडोन जो है वो कहा है। तो ये आपका सी वाला सही हो जाएगा यहाँ पर। सी वाला नहीं, ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा कपास के उत्पादन के लेकर के पहला वाला ऑप्शन ए वाला जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का ही है कि हड़प्पा का कौन सा स्थल है जो कि भारत में आपका स्थित नहीं है? लोथल है, कालीबंगा है, रोपड़ है या मोहनजोदड़ो है? वर्तमान स्थिति भी आपसे जो है वो पूछी जाती है। आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है वर्तमान में? तो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिला है, जिसमें सिंधु नदी के तट पर जो है ये स्थित है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोहनजोदड़ो।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कालीबंगा जो है वो कहाँ पर स्थित है। गुजरात में है, राजस्थान में है, पंजाब में है या फिर हरियाणा में है। कालीबंगा से मैंने बताया भी था कि क्या क्या वहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं, उससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान। कालीबंगा जो पड़ता है ना वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला है, जिसमें घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और ये बहुत पूछा जाता है, जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, तो आपके कालीबंगा देखने को मिलता है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जो है वो पड़ता है, घग्गर जो नदी है उसके किनारे। अगला क्वेश्चन आपका है 10वां कि राखी गढ़ी अगर बात करते हैं तो ये भारत के कौन से राज्य में जो है वो स्थित है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या फिर गुजरात। राखी गढ़ी कौन सा सही हो जाएगा, आंसर की बात करते हैं तो ए वाला ऑप्शन हरियाणा के अंतर्गत है। और जिला कौन सा है, हिसार जिला। ये भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल के रूप में भी जाना जाता है। राखी गढ़ी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका है 11 कि इनमें से किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो मिलता है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो अभी तक क्वेश्चन चल रहे थे 10 क्वेश्चन तक, ये टॉपिक था हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता को लेकर। अब यहाँ 11 नंबर प्रश्न से आपके स्टार्ट हो जाएंगे वैदिक संस्कृति, क्योंकि जो आपका कोर्स हमने कराया था ना एक वीडियो में, इसमें भी इसी क्रम से ही आपको कोर्स दे रखा है। सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद वैदिक संस्कृति दे रखा है, तो क्वेश्चन को भी हमने उसी हिसाब से डिजाइन जो है वो आपके लिए किया है। तो वैदिक संस्कृति चैप्टर का प्रश्न नंबर 11 है कि इनमें से किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। पेट 2022 में आया था क्वेश्चन, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला वाला यानी कि ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के अंतर्गत कौन सा मंडल है, तीसरा मंडल है, जिसमें इसके रचयिता कौन है, तो विश्वामित्र हैं। ये भी पूछा जा सकता है और ये सूर्य देवता को जो है वो समर्पित है। अच्छा, एक चीज को ये भी ध्यान दीजिएगा कि जैसे रचयिता यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं अपनी तैयारी की इससे संबंधित और कौन कौन से होते हैं, उनके एक साथ आप जितने भी रचयिता हैं वो याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं 12 कि सत्यमेव जयते महाकाव्य की अगर बात करते हैं, ये महावाक्य की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ से लिया गया है। सतपथ ब्राह्मण से, ईशोपनिषद से, मुंडक उपनिषद से या फिर महाभारत से। सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से लिया गया है। आंसर की बात करते हैं तो ये लिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुंडकोपनिषद। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते और मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था। जूनियर असिस्टेंट का लगातार अभी तक जो रिजल्ट 55 बार आया है उसका इंतजार चल रहा है, और अभी तो 3300 वैकेंसी वाला उसकी टाइपिंग की डेट तो दिसंबर में आपकी दे दी गई है। तो वेदों के गद्य प्रकरण को लेकर के क्या कहा जाता है, क्या कहलाते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक या उपनिषद, कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करेंगे तो आपका ब्राह्मण सही हो जाएगा। जो वेद हैं उनके गद्य प्रकरण ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। वैदिक संहिताओं की व्याख्या के लिए जो है वो लिखे गए हैं। वैसे भी रिजल्ट UP-SSC का कुछ ज़्यादा ही जो है लेट हो रहा है, इसीलिए लगातार धरना प्रदर्शन वगैरह भी चल रहा था। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण इनमें से कौन सा है, बताइए। मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण या फिर वामन पुराण, कौन सा सही होगा। फॉरेस्ट गार्ड UP-SSC में आया हुआ है, तो सर्वाधिक प्राचीन पुराण आपका है मत्स्य पुराण। पुराणों की संख्या टोटल मैंने बताई थी 18 है, जिनमें से मत्स्य पुराण है सबसे प्राचीन और प्रमाणिक भी है। इसमें सातवाहन वंश की जानकारी देखने को मिलती है, तो ये आपका सही हो जाएगा, मत्स्य पुराण सबसे पुराना। अगला है आपका कि वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं। हवा, तूफान, वर्षा और चक्रवात या फिर अग्नि। आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वाला, यानी ऋग्वैदिक आर्यों के प्रमुख देवता इंद्र थे, जिन्हें वर्षा और चक्रवात का देवता जो है वो कहा जाता है। आपने जो सीरियल वगैरह जो आते हैं कई, उसमें भी देखा होगा धारावाहिक। तथा पुरंदर जो है यहाँ पर वो दुर्गों को तोड़ने वाला कहा जाता था। तो दोनों आपको याद रखने हैं। प्रश्न में जो आपसे पूछा गया था वर्षा और चक्रवात वाला, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं। 1028, 1017, 1128 या 1020, कौन सा इनमें से सही होगा। ऋचाएं भी कहा जाता है, सूक्त भी कहा जाता है, दोनों ही जो है आपका तरीके से पूछा जाता है। तो ऋग्वेद आपका यहाँ पर सबसे प्राचीन वेद है, इसमें टोटल 10 मंडल हैं और 1028 जो है आपके टोटल सूक्त हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में पहला वाला जो देख रहे हैं 1028, यही आपका जो है वो सही हो जाएगा। इसको सूक्त करके भी लिखते हैं, ऋचाओं करके भी लिखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है आपका कि आयुर्वेद जीवन का विज्ञान का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है। आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में। आयुर्वेद का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है आपका अथर्ववेद में। आयुर्वेद का सबसे पहले उल्लेख अथर्ववेद में। इसमें जादू टोना, वशीकरण
औषधियों का वर्णन, ये सब देखने को भी मिलता है। ज़्यादातर आप देखते हैं तो जादू टोना जो है वो पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि गोत्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख जो है वो कहाँ हुआ है, बताइए। अथर्ववेद में है, ऋग्वेद में है, सामवेद में है, या यजुर्वेद में है। विवाह का कार्यक्रम वगैरह होता है ना, तो वहां पर देखते हैं शब्द ये कि कौन सा गोत्र है। आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन बी यानी ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र का मूल अर्थ होता है गोष्ठ या फिर वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। ये आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है उपनिषद को लेकर के कि उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं, धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित होती हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी दर्शन पर आधारित होती हैं। उपनिषद दर्शन, फिलॉसफी पर आधारित पुस्तकें, इन्हें वेदांत भी जो है वो कहा जाता है। ये वेदांत वाला आपको हमने कराए थे सारे नाम। अगला क्वेश्चन है 20 वाला कि वैदिक काल में अघन्या किसे माना गया है, बैल को, गाय को, भेड़ को या हाथी को। वैदिक काल की बात हो रही है कि अघन्या किसे जो है वो माना गया है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि आपका ऑप्शन गाय। वैदिक काल में गाय को अघन्या, अघन्या कहते हैं ना मारे जाने योग्य, माना गया है। गाय की हत्या पर मृत्युदंड का प्रावधान जो है वो था। तो अभी तक वैदिक संस्कृति के क्वेश्चन चल रहे थे, यहां से हमारा टॉपिक बदल गया है। प्रश्न नंबर 21 से अब हो गया हमारा बौद्ध धर्म। चलिए बौद्ध धर्म पर 21 नंबर प्रश्न कि गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ जो है वो दिया था। आपने अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा हो तो जरूर देख लीजिएगा। एक वीडियो में हमने सारी जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, पूरा वो 5 नंबर वाला पोर्शन जो आपका पहला टॉपिक है ना हिस्ट्री वाला, वो हमने एक ही वीडियो में कवर किया है। तो बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ या कुशीनगर, तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो दिया था आपका सारनाथ में। गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ, और जिसको को हम ऋषिपत्तनम करके भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसमें 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। अलग अलग नाम है ना उपदेश की, जब बात आती है पहला उपदेश की, तो धर्म चक्र प्रवर्तन आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध जी को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था, पेट में आया क्वेश्चन। गंगा नदी, गंडक नदी, पुनपुन नदी या निरंजना नदी। पेट 2022 में आया था ये क्वेश्चन। आंसर की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध को जो निरंजना नदी है वहां पर आपका सही होगा। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बोध गया कि हमें निरंजना, फल्गु नदी करके भी लिखा रहता है, इसके तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त जो है वो हुआ था। तो निरंजना या फल्गु नदी आपको याद रखना है गौतम बुद्ध जी को लेकर के। अगला प्रश्न आपका है कि बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, बोध गया, कुशीनगर, राजगृह या फिर वैशाली। कौन सा सही होगा। बुद्ध को महापरिनिर्वाण मंडी परिषद में आया क्वेश्चन ये, तो आंसर हो जाएगा बी यानी कुशीनगर। महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है वो हुई थी 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की आयु में, और कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य में पड़ता है, इसमें जो है वो हुई थी, और इसे महापरिनिर्वाण जो है वो कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका कुशीनगर, इसको ही मल्लगढ़ राज्य भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है त्रिपिटक को लेकर के कि त्रिपिटक इनमें से किससे संबंधित है, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, पारसी धर्म या फिर बौद्ध धर्म। कौन सा सही होगा। लगभग 175-180 के आसपास जितने क्वेश्चन है ना, इतने प्रैक्टिस कर लेंगे तो लगभग सारी चीज़ें रिवाइज भी हो जाएंगी, सारे प्रीवियस ईयर भी कवर हो जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है। जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अगला वाला टॉपिक हम आपको कराएंगे। तो अभी त्रिपिटक की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म। त्रिपिटक किससे संबंधित था, बौद्ध धर्म से, और इसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक ये 3 आते हैं, जो कि आपका कौन सी भाषा में है, तो पाली भाषा में है। आपको मैंने सारी जितनी भी भाषाएं थी अशोक के समय में और बौद्ध धर्म के समय में सारी आपको अलग अलग बताई थी, इसीलिए। अगला है कौन से स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह या फिर कुतुब मीनार या फिर लाल किला। कौन सा सही होगा। दुनिया के लिए बौद्ध धर्म का प्रचार जो किया था वो महाबोधि मंदिर समूह सही होगा। महाबोधि मंदिर बोध गया वह स्थान है जहां से बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्त करके प्रचार शुरू किया था, और इसे बनवाया किसने था, तो सम्राट अशोक ने जो है वो बनवाया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, कुंडलवन या फिर आपका वैशाली या फिर आपका लुम्बिनी या फिर आपका पाटलिपुत्र। बताइए कौन सा सही होगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। आंसर की बात करेंगे तो आपका लुम्बिनी सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी कपिलवस्तु में जो है वो हुआ था। अगला प्रश्न आपका है बुद्ध के गृह त्याग की जो घटना है उसको क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण, धर्म चक्र प्रवर्तन, महाभिनिष्क्रमण या संबोधि। बताइए बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है,
आंसर हो जाएगा आपका महाभिनिष्क्रमण। मैंने बताया था निष्क्रमण में नी आ रहा है, नी से निकलना होता है, वैसे याद रख सकते हैं। तो 29 वर्ष की आयु में बुद्ध जी के द्वारा गृह त्याग करने की घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण जो है वो कहा गया है। 29 वर्ष की एज जो है वो थी। अगला क्वेश्चन है, पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या कुंडलवन? कौन सा सही होगा? तो याद होगा ट्रिक, आजा राजा महाराजा करके था, तो उससे याद रखेंगे। तो आपका आंसर राजा से राजगृह हो जाएगा। तो पहली जो बौद्ध संगीति थी 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, और अजातशत्रु के काल में जो है वो हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा, सप्तपर्णी गुफा। 29 नंबर है प्रश्न कि बौद्ध धर्म में जो बुल यानी सांड है, इसका संबंध बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना से है? जन्म है, महाभिनिष्क्रमण है, प्रबोध है, महापरिनिर्वाण है? कौन सा सही होगा? बौद्ध धर्म में बुल सांड का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? आंसर हो जाएगा जन्म से। कमल एवं सांड का संबंध बुद्ध जी के जन्म से है। घोड़ा जो है यहाँ पर वो गृह त्याग कर लेकर के है, और जो पीपल है वो ज्ञान का प्रतीक है, क्योंकि पीपल वृक्ष के नीचे ही ज्ञान दिया था। वो चित्र भी आप देखते हैं कई बार, घोड़ा जो है वो गृह त्याग का है। अब घोड़े पर बैठ के कहीं जा रहे हैं, वैसे आप इस चीज़ को जोड़ करके जो है वो याद रख सकते हैं कि गृह त्याग कर रहे हैं तो घोड़े से जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 30 नंबर कि गौतम बुद्ध जी के प्रथम गुरु कौन थे? आनंद थे, आलार कलाम थे, सुभद्र थे, महाकश्यप थे? कौन सा सही होगा? मैंने आपको नाम बताया था, बिल्कुल आलार कलाम हो जाएगा। गृह त्याग के बाद बुद्ध जी ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा जो है वो ली थी। अगला क्वेश्चन है, अब यहां से जैन धर्म नया टॉपिक स्टार्ट हो गया 31 से 10-10 करके क्वेश्चन अभी तक आपके चल रहे हैं। तो यहां से हमारा जैन धर्म की बात करते हैं। तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? कर्म है, अहिंसा है, वैराग्य है, निष्ठा है? कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा आपका अहिंसा। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में अहिंसा सबसे महत्वपूर्ण है, मौलिक सिद्धांत है। तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 32 कि 24वें जैन तीर्थंकर या फिर अंतिम तीर्थंकर को लेकर के यदि आपसे पूछा जाएगा तो वो कौन थे? पार्श्वनाथ थे, ऋषभ देव थे, महावीर थे या अरिष्टनेमी? कौन सा सही होगा? 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम भी पूछा जाता है। आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी महावीर स्वामी। ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। अगर बात करते हैं जैन धर्म को लेकर तो वास्तविक संस्थापक भी यही जाने जाते हैं। वैसे पहले तो आपके कौन थे? ऋषभ देव जो है वो थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन आपका है, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? महावीर, ऋषभ देव, पारसनाथ या फिर आपका पद्मब्रह्म? इस तरीके से ऑप्शन है। तो मैंने अभी बता दिया ऋषभ देव। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव आदिनाथ थे। इनका और अरिष्टनेमी जो है उनका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में जो है वो मिलता है। अगला है जैन धर्म को लेकर के जो त्रिरत्न है वो किसे कहा जाता है? सही भाषण या सही विश्वास वाला, सम्यक दर्शन या सही विश्वास? तो सी ऑप्शन आपको क्लियर समझ में आ रहा है, बिल्कुल आंसर सी होगा। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को त्रिरत्न कहा गया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र भी लिखा रहता है कहीं कहीं। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य। तो इसका अर्थ क्या होता है? शिक्षा देना दूसरों को, अनुसरण करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना या सेवा करना? तो कैवल्य जो होता है वो होता है आपका इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। कैवल्य का अर्थ होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, जिसको हम सर्वोच्च ज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर जो है वो कैवलिन जो है वो कहलाए थे। 36 नंबर प्रश्न आपका है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध जी की अभी हमने बात की थी लुम्बिनी, यहाँ पर कुंडग्राम होगा, पाटलिपुत्र होगा, मगध होगा या वैशाली होगा? तो महावीर स्वामी जी का जन्म कुंडग्राम में जो है वो हुआ था। 540 ईसा पूर्व में हुआ था। वैशाली के निकट पड़ता है कुंडग्राम, बिहार के अंतर्गत यहाँ पर हुआ था। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वाला। महावीर स्वामी जी को लेकर के ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? बताइए। निरंजना, ऋजुपालिका, गंगा या कोसी? अब कई बार ऐसा होता है आप पढ़ करके आए हैं महात्मा बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म को लेकर के, ऑप्शन में देख करके वो और जैन धर्म में कंफ्यूज ना होइएगा। निरंजना नदी जो है हम पहले देख चुके हैं, तो इस ऑप्शन को तो आप पहले काट देंगे। बचेगा क्या? ऋजुपालिका। तो बी ऑप्शन होगा। महावीर स्वामी को लेकर जब पूछा जाएगा तो 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ था। तो महावीर स्वामी की जब बात होगी तो ऋजुपालिका नदी याद रखना है, और निरंजना अभी हमने बौद्ध धर्म की बात की थी तो वहां पर निरंजना नदी याद रखना है। 38 नंबर प्रश्न है कि जैन धर्म कितने संप्रदायों में विभक्त हो गया था? 2 में, 3 में, 4 में या 5 में? कौन सा सही होगा? जैन धर्म
कितने संप्रदायों में बटा था? बिल्कुल पहला ऑप्शन होगा, चंद्रगुप्त कार्य के काल में अकाल पड़ गया था, जिस पर जैन धर्म श्वेतांबर, स्थूलभद्र और दिगंबर भद्रबाहु इसमें जो है वो बट गया था। अगला क्वेश्चन आपका है, महावीर स्वामी ने अपना जो पहला उपदेश है वो कौन सी भाषा में दिया था? पाली भाषा, संस्कृत भाषा, प्राकृत, अर्धमागधी या अपभ्रंश? कौन सा सही होगा? महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? आंसर होगा ऑप्शन सी यानी प्राकृत अर्धमागधी। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में राजगृह में जो है वो दिया था। अगला क्वेश्चन आपका है कि जैन साहित्य को लेकर क्या कहा जाता है? त्रिपिटक, आगम, वेद या स्मृति? जैन साहित्य को लेकर क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आपका आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं और आदि शामिल जो है वो हैं। तो ये जैन धर्म के बाद अब हमारा अगला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखेंगे तो मौर्य वंश। और आधे क्वेश्चन भी कर चुके हैं क्योंकि 80 क्वेश्चन है तो 41 पे पहुंच गए। जो भी वीडियो पर नए हो, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपके लिए सारी मेहनत हो रही है। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा ताकि आगे जो भी वीडियो आए आप तक एटलीस्ट पहुंच तो जाए। सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा। कई बार आप सब्सक्राइब कर लेते हैं पर नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचता है इसलिए। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हों या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हों तो आप जरूर जुड़ जाइएगा। फेसबुक से भी वीडियो के कमेंट में आपको मिल जाएगी लिंक। तो सम्राट अशोक को लेकर के पूछा गया है कि कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन करता है? शिलालेख प्रथम, द्वितीय, शिलालेख एक्स या शिलालेख 13वां? तो ये तो बताया था मैंने आपको कि 13वां शिलालेख था। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व का वर्णन है और इसके बाद अशोक ने धम्मघोष की नीति जो है वो आपकी अपनाई थी। तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक को लेकर के अभिलेखों में सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? मैंने बताया था ना, पिट 2021 में आया था क्वेश्चन। चक्रवर्ती है, धर्मदेव है, देवनाम प्रियदर्शी है, धर्मकीर्ति है। तो अशोक का नाम था देवनाम प्रियदर्शी। आंसर सी वाला सही होगा। अशोक को अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय कहा गया है। केवल मास्की और गुर्जर में ही अशोक नाम है, बाकी तो ये नाम अभिलेखों में देखने को मिलता है। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका, इसके लेखक कौन है? मैंने आपको बताया था ना, मौर्य में आपके मौर्य काल की जब बात आती है तो वहाँ पर कौन आया था? मेगस्थनीज आया था और उसी की पुस्तक थी इंडिका। और वही आपका ऑप्शन पहला दे रखा है, बिल्कुल यही सही हो जाएगा। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस जो निकेटर था इसका राजदूत था और इसने ही इंडिका लिखी थी। इसके बीच यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध भी हुआ था जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया था। अगला क्वेश्चन आपका है 44 वाला कि अशोक के सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष ये कहां पर स्थित है? कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, संभल या सारनाथ? मंडी परिषद में आया क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा डी यानी सारनाथ। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ सारनाथ में, इसे ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकारा है। वो आप देखते भी हैं, सिक्के वगैरह में देखने को मिलता भी है सिंह चतुर्मुख। अगला है अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ था? सारनाथ, सहबाजगढ़ी या फिर धौली या फिर मास्की? कौन सा सही होगा? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग कह रहा है किसमें नहीं हुआ है? अशोक के कौन से शिलालेख में? तो बी वाला ऑप्शन होगा सहबाजगढ़ी। पाकिस्तान स्थित सहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेखों में ब्राह्मी की जगह खरोष्ठी लिपि का प्रयोग जो है वो किया गया है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सहबाजगढ़ी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि पाकिस्तान स्थित है सहबाजगढ़ी और मानसेहरा, इन अभिलेखों में ब्राह्मी की जगह खरोष्ठी लिपि हुआ है। यही चीज़ यहाँ पर पूछा गया है कि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? तो इनमें नहीं हुआ है। क्यों कि नहीं हुआ है? क्योंकि खरोष्ठी लिपि का यूज हुआ है। अगला क्वेश्चन 46 है कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? विशाखदत्त, विष्णुगुप्त, रामगुप्त, बृहद्रथ? आंसर हो जाएगा आपका विष्णुगुप्त। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं, इनके नाम से जाना जाता था। इन्होंने रचना की थी अर्थशास्त्र की, तो इनकी रचना को तो आप सभी जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? काशी में, पाटलिपुत्र में, उज्जैन में या श्रवण बेलगोला? कौन सा सही होगा? अपने अंतिम जो दिन थे वो श्रवण बेलगोला सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि थे भद्रबाहु, इनसे दीक्षा ली थी और इनसे दीक्षा लेकर कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि, ये नाम भी पूछा जाता है, इससे इन्होंने प्राण त्यागे थे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, संलेखना विधि चंद्रगुप्त मौर्य की जब बात होगी। 48 नंबर प्रश्न है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन या वैशाली? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए कहां भेजा था? बी ऑप्शन हो जाएगा यानी तक्षशिला।
बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसे दबाने के लिए उसने अशोक को जो है वो भेजा था। तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि मौर्य जो प्रशासन है उसमें गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष, संस्था, संचार या अमात्य? गुप्तचरों को मौर्य प्रशासन में क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं गूढ़ पुरुष। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। तो ये आपका सही हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कुणाल या फिर आपका वृहद्रथ या सुसीम या संप्रति? कौन सा सही होगा? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बिल्कुल आंसर की बात करेंगे तो वृहद्रथ सही हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ था, जिसकी हत्या की थी उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने हत्या जो है वो की थी, और यहां से मौर्य वंश के बाद शुंग वंश स्टार्ट हो गया था, आपको याद होगा। तो यहां से अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो गया है गुप्त वंश। अभी हम तक देख रहे थे जो वो था मौर्य वंश। तो अगला क्वेश्चन 51 है, हरिशेन इनमें से किस शासक के दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय या अशोक या हर्षवर्धन? तो हरिशेन किसके थे? हरिशेन थे समुद्रगुप्त के। हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इन्होंने संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। ये रचना बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। अगला है खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास, ये किसके दरबार का हिस्सा थे? विक्रमादित्य, बिंदुसार, समुद्रगुप्त या पृथ्वीराज चौहान? बताइए, वराहमिहिर और कालिदास किसके दरबार के हिस्सा थे? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आंसर विक्रमादित्य सही होगा। कालिदास और वराहमिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हीं का ही नाम बताया था मैंने, विक्रमादित्य है। तो इनके दरबार के नवरत्नों में जो है ये शामिल थे। अगला क्वेश्चन है 53 कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? सेनापति थे, प्रसिद्ध चिकित्सक थे, नाटककार थे या फिर खगोल शास्त्री थे? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन सभी ऑप्शन में से, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो यहां पर आप कहेंगे कि धन्वंतरी गुप्त शासक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक, या फिर इनको हम आयुर्वेदाचार्य भी कह सकते हैं, ये जो है वो थे। अगला क्वेश्चन है 54 कि विक्रम संवत ये आपका कब प्रारंभ हुआ था? 57, 78, 57, 78 इस तरीके से ऑप्शन है। तो विक्रम संवत हुआ था 57 ईसा पूर्व में। देखिए एक चीज यहाँ भी, यहाँ पर ईसा पूर्व है, ये ईसवी है, इसलिए दोनों ऑप्शन दिए गए ताकि आप सोच सकें। तो आपका ईसा पूर्व वाला सही होगा। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में सम्राट विक्रमादित्य द्वारा शकों पर विजय के उपलक्ष्य में जो है वो शुरू किया गया था। तो ये आपका 57 ईसा पूर्व हो जाएगा। अगला है आपका इतिहासकार जो विंसेंट स्मिथ थे, इन्होंने किसे भारत का नेपोलियन कहा है? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, अशोक को या स्कंदगुप्त? कौन सा सही होगा? इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन कहा है? तो बी ऑप्शन समुद्रगुप्त सही होगा। समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के कारण इसे कहा जाता है भारत का नेपोलियन। तो आंसर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। अगला है फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? ये चीनी यात्री जो है ना, इनसे क्वेश्चन बहुत बनता है। फायान हो गया, ह्वेनसांग हो गया। तो बताइए, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त? ये देखिए हर्षवर्धन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने बताया था कि हा से ह्वेनसांग और हा से हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के टाइम में तो वो आए थे। तो फायान बचे, फायान किस में आए होंगे? BCD में से। तो आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। प्रसिद्ध चीनी यात्री चंद्रगुप्त जो फायान था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत जो है वो आया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किसने की थी? आंसर की बात करते हैं, कुमारगुप्त सही होगा। बौद्ध शिक्षा के महान केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय, की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने जो है वो की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 कि हूणों का जो आक्रमण है वो किस गुप्त शासक के समय में हुआ था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त? कौन सा सही होगा? हूणों का आक्रमण किस गुप्त शासक के टाइम में हुआ था? आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन डी यानी स्कंदगुप्त सही हो जाएगा। स्कंदगुप्त के समय में हूणों का आक्रमण हुआ था, जिसे स्कंदगुप्त ने सफलतापूर्वक विफल कर दिया था। तो ये भी चीज आपको मालूम होना चाहिए, स्कंदगुप्त के टाइम में हूणों का आक्रमण हुआ था। अगला क्वेश्चन है 59 कि सती प्रथा का जो पहला अभिलेखीय साक्ष्य है वो कहां से प्राप्त हुआ था? प्रयाग प्रशस्ति, एरण अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख या मेहरौली स्तंभ? देखिए प्रश्नों की प्रैक्टिस करने से ज्यादा और अच्छा होता है कि आप चीजें अगर पढ़ करके आए तो कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं,
जैसे आपने चीज़ें पढ़ तो बहुत ली पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया तो कई बार चीज़ें जो है समझ नहीं आती हैं। अब जैसे पेट 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया तो ऐसे क्लियर होता है आपको चीज़ें कि हाँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बी वाला आंसर हो जाएगा एरण अभिलेख। 510 ईस्वी के भानुगुप्त का एरण अभिलेख था जिससे सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर कि गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुपयक कहते हैं, काशार्पण कहते हैं, दिनार कहते हैं, निष्क कहते हैं, कौन सा सही होगा? गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन दिनार। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता है जबकि चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं? तो रुपयक कहा जाता है। अगला है प्रश्न आपका, यहां से देखिए गुप्त काल हमारा समाप्त हुआ, गुप्त वंश। अब गुप्त वंश के बाद 61 नंबर प्रश्न से हर्षवर्धन स्टार्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम हर्षवर्धन की तरफ। जो सीरियल है आपका सिलेबस का उसी के अकॉर्डिंग ही है हर्षवर्धन का नंबर। 61 क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित की थी? मथुरा से कन्नौज, थानेश्वर से कन्नौज, पाटलिपुत्र से कन्नौज या कन्नौज से थानेश्वर? आंसर की बात करते हैं, पेट में आया हुआ क्वेश्चन है, बी ऑप्शन होगा थानेश्वर से कन्नौज। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश से संबंधित था। इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर जो कि हरियाणा में पड़ती थी, कन्नौज जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ ट्रांसफर जो है वो की थी। तो थानेश्वर से कन्नौज आपका सही हो जाएगा। अगला है, हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन को लेकर के जो आयोजन है वो कहाँ किया था? काशी में, प्रयाग में, अयोध्या में, सारनाथ में, कौन सा सही होगा? हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था? आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा बी वाला यानी प्रयाग में। हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में एक विशाल समारोह आयोजित करता था जिसे हम महामोक्ष परिषद जो है वो कहते हैं। तो ये आपका सही होगा, प्रयाग के अंतर्गत जो है ये होता था। अगला क्वेश्चन आपका है 63 कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था या अशोक या हर्षवर्धन या बिंदुसार? अभी मैंने आपको बताया था ना कि हा से ह्वेनसांग, हा से हर्षवर्धन, तो कभी भी गलत नहीं होगा आपका। आंसर सी हो जाएगा। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग यात्रियों का राजकुमार हर्षवर्धन के काल में जो है ये आया था। अगला क्वेश्चन आपका है 64 कि बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? पुलकेशिन द्वितीय का, हर्षवर्धन का, समुद्रगुप्त का या फिर यशोवर्मन? बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? आंसर हो जाएगा आपका हर्षवर्धन। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। इसने हर्षचरित और कादम्बरी ये दोनों रचनाएं पूछी जाती हैं आपकी इनकी, तो जरूर याद रखिएगा बाणभट्ट की हर्षचरित और कादम्बरी रचना बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 65 कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने हराया था? राजराज प्रथम, पल्लव नरसिंह वर्मन या पुलकेशिन द्वितीय या विक्रमादित्य द्वितीय? कौन सा सही होगा? हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने हराया था? आंसर की बात करेंगे तो सी वाला ऑप्शन पुलकेशिन द्वितीय सही होगा। चालुक्य वंश के शासक थे ये पुलकेशिन द्वितीय, जिन्होंने हर्षवर्धन को नर्मदा तट पर जो है वो हराया था। और मैंने आपको नाम भी बताया था उस युद्ध का, अगर आपको याद है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 कि यहाँ से राजपूत काल शुरू हो गया है, अभी तक हमारा जो चल रहा था वो समाप्त हुआ। तो 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तोमर वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या तुगलक वंश? दिल्ली पर किसका शासन था 12वीं शताब्दी के आरंभ में? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला यानी तोमर वंश। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। अनंग गोपाल जो है तोमर, ये जो थे इनको दिल्ली का संस्थापक जो है वो माना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तोमर वंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 67 कि चंदावर का जो युद्ध हुआ था 1194 में, ये किन के बीच लड़ा गया था? गौरी और पृथ्वीराज, गौरी और जयचंद, गजनवी और जयपाल या बाबर और सांगा? कौन सा सही होगा? चंदावर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? आंसर हो जाएगा आपका बी वाला यानी चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी थे और कन्नौज के राजा थे जयचंद, इनके बीच हुआ था, जिसमें जयचंद जो है वो हारा ही नहीं था, मारा भी गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। 68 प्रश्न है कि खजुराहो के जो भव्य मंदिर हैं इनका निर्माण किन शासकों ने करवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। सुपर टेट में भी अगर तैयारी कर रहे हैं वहां भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रतिहार, चंदेल, परमार या चौहान? कौन सा सही होगा? मंदिरों से क्वेश्चन आप देखेंगे अगर सुपर टेट के प्रीवियस उठा करके भी ईयर, तो उनमें मंदिरों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी ट्रिपल में तो पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आया कहाँ है? यूपी ट्रिपल में 2015 में आया है। तो बी वाला आंसर चंदेल सही होगा। जो मध्य प्रदेश स्थित है खजुराहो के मंदिर, इनका निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने जो है वो करवाया था। अगला क्वेश्चन है 69
कि तराइन का जो पहला युद्ध है 1191, ये किसने जीता था? दो ही युद्ध थे आपके तराइन के, 1191 में था, 1192 में था। मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद इस तरीके से ऑप्शन में थे। तो आपके जयचंद वगैरह तो पहले ही कट जाएंगे क्योंकि उनके बीच युद्ध ही नहीं लड़ा गया था। अब दो लोग थे, उनमें से आंसर की बात करते हैं, जीता कौन था? तो यहाँ पर किसने जीता था? सी वाला ऑप्शन, पृथ्वीराज चौहान। पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीते थे, फिर बाद में ये 1192 में जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था वहां पर हार गए थे और वहां पर आपका मोहम्मद गौरी जीत गया था। तो तराइन का पहला युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से पराजित किया था, पर तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जो है वो जीत गया था। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबारी कवि थे? बताइए। लक्ष्मण सेन, धर्मपाल या हर्ष या मिहिर भोज, कौन सा सही होगा? गीत, ये भी रचना भी पूछ लिया थी गीत गोविंद जयदेव, तो आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद के रचयिता थे जयदेव, बंगाल के सेन वंशीय शासक थे लक्ष्मण सेन, इनके दरबार में जो है ये निवास करते थे। तो ये आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, लक्ष्मण सेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 71 है कि आपका किस शासक ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी? बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी था, मोहम्मद बिन तुगलक था, इल्तुतमिश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन बलबन। तो गुलाम वंश के शासक थे बलबन, इन्होंने विरोधियों का दमन करने के लिए लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। बलबन आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 72 कि किसके शासनकाल में इब्ने बतूता भारत आया था? इल्तुतमिश था, मोहम्मद बिन तुगलक था, इब्राहिम लोदी था, अलाउद्दीन खिलजी था। इब्ने बतूता किसके शासनकाल में आया था? आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो इब्ने बतूता 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में मोरक्को से भारत आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से। पुस्तक का नाम भी पूछा जाता है रहला, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि मोरक्को से भारत आया था। पुस्तक है इसकी रहला, और किसके टाइम में? तो किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। अगला क्वेश्चन यहां से देखिए, सल्तनत काल के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। अभी तक जो चल रहा था वो भी सल्तनत ही काल चल रहा था, ये भी सल्तनत काल था। यहाँ से राजपूत काल 70 क्वेश्चन पे समाप्त हो गया था, उसके बाद आपके जो स्टार्ट हो गए क्वेश्चन वो सल्तनत काल के हो गए। तो अगला क्वेश्चन है, ये वाला देख लिया ना हमने, हाँ ये वाला हमने मोरक्को वाला देख लिया। अगला क्वेश्चन बताइए कि प्रसिद्ध अलाई दरवाजा ये कहाँ पर स्थित है? आगरा, नई दिल्ली, अवध या लाहौर, कौन सा सही होगा? लोअर में आया हुआ क्वेश्चन है यूपी में। आंसर की बात करें, अलाई दरवाजा आपका नई दिल्ली में पड़ता है। इस्लामी वास्तुकला का रत्न है अलाई दरवाजा, नई दिल्ली कुतुब मीनार परिसर में है। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ये भी ध्यान रखिएगा, किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, कुतुब मीनार परिसर में है आपका अलाई दरवाजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारा जो कि है अमीर खुसरो, भारत का तोता भी जिसे कहा जाता है, ये किसके दरबारी कवि थे? डबल बार को 2 बार क्वेश्चन आया, एक यूडीए एक एलडीए 2015। तो इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? तो अमीर खुसरो भारत का तोता किसके दरबारी कवि थे? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। इन्हें तूतिया ए हिंद और खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है, दोनों रूप से क्वेश्चन बन सकता है। अगला है दिल्ली सल्तनत को लेकर के कि इसकी पहली और एकमात्र महिला शासिका कौन थी? चांद बीबी, नूरजहां, रजिया सुल्तान या मुमताज महल? तो आपका आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। 1236 से 1240 ये रजिया सुल्ताना का टाइम था। और ये जो देखिए रजिया सुल्तान थी, ये मैंने आपको बताया था कि संबंधित थी आपकी गुलाम वंश से। गुलाम वंश का ये टोटल टाइम नहीं लिखा है, गुलाम वंश का टोटल टाइम था 1206 से 1290 तक। उस 1206 से 1290 में ये बीच का टाइम है रजिया सुल्ताना का, 1236 से 1240 तक, तो वो इनका टाइम पीरियड लिखा हुआ है। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। तो आंसर आपका रजिया सुल्तान सही हो जाएगा। और इल्तुतमिश की पुत्री थी, आपको ये मैंने बताया था कि सबसे पहले कुतुब मीनार, जो कुतुब मीनार की बात करते हैं तो शुरू किसने करवाया था, पर समाप्त कराने का काम इल्तुतमिश ने करवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, फिर आता है नंबर रजिया सुल्ताना का। अगला क्वेश्चन है 76 कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिरोज शाह तुगलक? यही चीज मैंने अभी बताई आपको। तो बिल्कुल ना, जब निर्माण कार्य पूरा कराने की बात करेंगे तो इल्तुतमिश, पर स्टार्ट कराने की बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, लेकिन इसके निर्माण कार्य को इल्तुतमिश ने जो है वो कंप्लीट करवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा बाजार नियंत्रण प्रणाली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, कई बार पूछा जाता है। मार्केट कंट्रोल किसने लागू की थी? बलबन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या सिकंदर लोदी ने? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली आपका मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, अलाउद्दीन खिलजी सही होगा। विशाल सेना के भरण पोषण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कठोर बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है वो लागू की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आगरा शहर की स्थापना किसने जो है वो की थी?
बताइए, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या अकबर। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन तो आसान होता है, पढ़ा हुआ भी होता है, पर कई बार ऑप्शन में चीज़ें कंफ्यूज हो जाती हैं कि यार शायद ये था कि वो था। तो इसलिए अच्छा तरीका ये होता है कि उसको किसी ना किसी तरीके से जोड़ लीजिए क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पर आंसर की बात करते हैं तो सिकंदर लोदी जो है वो सही हो जाएगा। मान लीजिए आप आगरा शहर घूमने गए हैं, वहाँ पर ताजमहल देखने गए हैं, तो आपको फीलिंग वहाँ पर कैसी आती है, सिकंदर वाली फीलिंग आती है। तो सिकंदर लोदी आपका सही होगा। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे आगरा शहर की स्थापना जो है वो की थी। कौन सी नदी? यमुना नदी। आपको पता है दिल्ली के आगरा के किनारे आपको देखने को मिलता है, और इसे अपनी राजधानी जो है वो बनाया था। तो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला सिकंदर लोदी। तो सिकंदर वर्ड से जोड़ लीजिएगा, आता था ना पहले एक मुकद्दर का सिकंदर, तो सिकंदर अपने आप में खलीफा जो समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 79 कि सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी इसका प्रचलन किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन। तो टोकन करेंसी की जब बात करते हैं तो आंसर आता है मोहम्मद बिन तुगलक। चांदी की कमी पड़ गई थी तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, कह रहे थे हम तांबे या कांसे के सिक्के चलवा देते हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ये से सांकेतिक मुद्रा जो है वो कहा गया है, इसी को ही तांबे या कांसे के जो सिक्के चलवाए थे इनको लेकर के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सल्तनत काल ही हमारा अभी तक चल रहा है और 80 नंबर क्वेश्चन जो ये देख रहे हैं यहाँ से हमारे क्वेश्चन होंगे समाप्त, पर एक क्वेश्चन अभी हम आपसे पूछेंगे। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, औरंगजेब। कौन सा इनमें से सही होगा? पीडीएफ के लिए हम टारगेट सभी वीडियो पर रख रहे हैं 1000 लाइक का। जैसे ही इस वीडियो पर 1000 लाइक कंप्लीट होंगे, ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन की, ये हम टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। तो कोशिश कीजिएगा जितने भी लोग वीडियो देखेगा एक सिंगल लाइक जरूर करते रहिएगा, जल्दी से लाइक कंप्लीट हो जाए। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक सही होगा। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। तो आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए सारे क्वेश्चन हुए समाप्त, पर एक क्वेश्चन है आपका इसी से ही, और वो आपका है आंसर आपको कमेंट में बताना। तो ये क्वेश्चन है आपका कि पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 1526 में, ये किनके मध्य जो है वो लड़ा गया था? इस क्वेश्चन को आपको बताना है। पहला ऑप्शन बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, दूसरा ऑप्शन अकबर और हेमू के बीच में, तीसरा ऑप्शन बाबर और राणा सांगा के बीच में, और चौथा ऑप्शन है मराठों और अब्दाली के बीच में। तो अपना आंसर आपको बताना है वीडियो के मेन कमेंट में कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो अपना आंसर जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि टॉपिक वाइज ऑलरेडी बता चुके हैं। तो उम्मीद है सभी लोग अपना आंसर इसका कमेंट में बताइएगा। बाकी कई बार ऐसा भी होता है चीज़ें आपको आती हैं नहीं आती हैं, उस पर मत जाइए। अगर आपको नहीं भी आ रहा है, सर्च करके भी आप टाइप करते हैं ना, कई बार लिखने मात्र से ही चीज़ें आपको रट जाती हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। जितने क्वेश्चन हमने 80 आज प्रैक्टिस किए हैं, इतने ही लगभग एक और पार्ट में प्रैक्टिस करेंगे। फिर ये जो आपका जो चैप्टर चल रहा है ना हिस्ट्री वाला, आपका जो मैं आपको सिलेबस में दिखा देता हूँ, ये वाला जो भारतीय इतिहास 5 नंबर का आपके सिलेबस में दे रखा है, ये समाप्त हो जाएगा। फिर अगला हम टॉपिक जो देखेंगे वो हमारा ये होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला। तो इसलिए मैंने पहले स्टार्टिंग में कह दिया कि जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करके टेलीग्राम व्हाट्सएप हर जगह से जुड़ जाइएगा, ताकि जो भी आगे वीडियो आए आपसे मिस बिल्कुल ना हो। तो अभी के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, कोई सुझाव हो तो अवश्य बताइएगा, वीडियो कैसा लगा वो भी अवश्य अच्छा सा लिख दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।